हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने प्रॉब्लम आपको जो होमवर्क में दी थी इससे पिछले वीडियो में, उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट थी, इफ़ एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एंड जी एक्स इजिकल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स कोमा जी एक्स एंड फॉग ऑफ एक्स। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कि जो वर्ड इंग्लिश में जैसे कंटिन्यूटी है, अब इसको हिंदी में अगर सततता बोलेंगे, सततता थोड़ा सा ओड लगता है, कंटिन्यूटी ज़्यादा इजी लगता है। कंटिन्यूटी मतलब वर्ड से ही समझ में आ जाती है कि बात कंटिन्यूटी की हो रही है। कंटिन्यूटी मतलब लगातार। जैसे किसी भी फंक्शन का ग्राफ जिसमें कोई भी ब्रेक ना हो, कहीं पे ग्राफ टूटे नहीं, कहीं पर ग्राफ में जंप नहीं लगा हो, तो ऐसे ग्राफ को कंटिन्यूअस ग्राफ कहते हैं, लगातार ग्राफ है। तो इस वर्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हिंदी, अब हिंदी तो कुछ नॉर्मल वर्ड है, अब फंक्शन है ऐसे ही लिखा जाएगा, ये फंक्शन है ऐसे ही लिखा जाएगा। अब डिस्कस वर्ड है, डिस्कस कंटिन्यूटी, तो डिस्कस किसको कहते हैं भाई? इसको डिस्कशन करो, इसकी चर्चा करो, और तो क्या है। अब 12th में आके ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी, तो नो प्रॉब्लम अपन को हिंदी में भी बोलने में। तो जैसे ये लिखा है, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स जी एक्स एंड फॉग एक्स, मतलब इन फंक्शन की सततता, एक तो इस फंक्शन की, एक इस फंक्शन को, और एक इनके कंपोजिशन की। अगर इन दो फलनों का संयोजन किया जाए, यानी कंपोजिशन किया जाए, तो उस कंपोजिशन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो इसमें नो प्रॉब्लम। अब चलो बात कर लेते हैं, जैसे एफ एक्स ना, अब ये जो फंक्शन लिखा हुआ है आपके पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, अब आप बताइए कैसा फंक्शन है। 11th में बहुत क्लियरली डिस्कस हुआ है ये फंक्शन कैसा है। इंग्लिश में कहें तो रेशनल फंक्शन है, रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन। रेशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय। तो यहाँ रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन में क्या होता है, मैं लिखे देता हूँ यहाँ। अब एक एक चीज़ को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप परिमेय फलन को समझते हो तो परिमेय फलन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने रेशनल फंक्शन को पढ़ा है तो आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेशनल फंक्शन कहो चाहे परिमेय फलन कहो, एक ही बात है। तो अब यहाँ ये रेशनल फंक्शन आपको दिख रहा है। मैंने कंटिन्यूटी के एक नोट में, प्रॉपर्टीज़ में स्टेटमेंट नोट करा दिए थे, उसमें लिखा है एवरी रेशनल फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। इसका मतलब यह है प्रत्येक परिमेय फलन अपने प्रांत में सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब प्रांत क्या होता है परिमेय फलन का? जिसमें ये चीज़, ध्यान दो, डिनोमिनेटर जिसमें जीरो न हो। अब यहाँ पर x माइनस वन क्या है? जीरो नहीं होना चाहिए, x इज़ नॉट इक्वल टू वन। अब वन को छोड़कर कोई भी रियल नंबर हो, r माइनस वन, इसमें ये फंक्शन कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किस पर कंटिन्यूअस नहीं होगा? इस वन पे नहीं होगा, तो वन पर कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, तो क्या है? असतत है। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? डिसकंटिन्यूअस। ये आप समझ लीजिए, सतत मतलब कंटिन्यूअस, असतत मतलब डिसकंटिन्यूअस। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, तो क्योंकि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी ये वर्डिंग बिल्कुल ट्रेंड है कि ये इससे एकदम मीनिंग इसका क्लियर हो जाता है, कहा क्या जा रहा है। अब वन पर कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू वन क्या है? इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस पॉइंट पर फंक्शन में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं कर सकते। तो फंक्शन डिफाइन नहीं है इस पॉइंट पर, इसलिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ऐसे ही इस फंक्शन की बात करें gx की, तो gx क्या है? वन अपॉन एक्स माइनस टू। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? x इक्वल टू टू, टू रखोगे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो ये क्या है? इस फंक्शन की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
देखो ये समझना है, आपसे कहता है टेस्ट द कंटिन्यूटी, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसकी कंटिन्यूटी की जांच करनी पड़ती है। आपको वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया होता, अब यहाँ वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं कहा, उसने कहा डिस्कस द कंटिन्यूटी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का फंक्शन है और किस तरह का फंक्शन है। तो जो आपसे जाना जा रहा है वो ये है कि भाई x इक्वल टू 1 पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी 1 पर डिसकंटिन्यूअस है। रिमेनिंग डोमेन में यानी बचे हुए डोमेन में ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, ऐसे ही ये फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये x इक्वल टू 2 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, 2 को छोड़कर रिमेनिंग जो डोमेन है इसका उस पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। आप बहुत ध्यान देते रहिए। अगर आपको एक फंक्शन दिया होता है इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 पर, तो ये है। ठीक है, अब x इक्वल टू 1 पर कोई वैल्यू दे देती, कोई वैल्यू दे दी जाती है आपको यहाँ पर कोई कांस्टेंट, तो इसकी जो LHL है और LHL निकलती वही RHL निकलती और वही ये वैल्यू ऑफ फंक्शन निकलती, तो हम कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। यानी टेस्ट करना होता तो आपको फंक्शन कैसे दिया जाता, इस तरह से दिया जाता, वैल्यू भी दी जाती और इस तरह से LHL और RHL की ये फंक्शन दे ही रखा। तो अब इतना ये पढ़ने के बाद, टेस्टिंग एग्जामिन ये सब करने के बाद, अब हम बात कर रहे थे इससे पिछले वीडियो में कि कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शंस और मोर देन 2। तो यहाँ ये समझना था कि ये जो फंक्शन गिवन हैं, इन फंक्शन की डायरेक्ट कैसे हम समझ पाएंगे कंटिन्यूअस हैं या किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हैं। तो इसके लिए हमने कुछ थ्योरम के स्टेटमेंट्स नोट कराए थे, इसी वजह से कि हम इनके कंपोजिशन को यानी संयोजन को समझ पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस पॉइंट का हो गया, इसका डिसकंटिन्यूटी 2, यानी इसको छोड़ करके ये सभी पूरे अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो आप लिखना चाहो लिख सकते हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 1 को छोड़कर। ऐसे ही लिख सकते हो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट x इक्वल टू 2 को छोड़कर, ये 1 को छोड़कर कंटिन्यूअस है, वो 2 को छोड़कर कंटिन्यूअस है। तो मैंने क्या लिख दिया था यहाँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। अब ये तो समझते हैं ना, छोड़कर ये सतत है, तो हिंदी का और इंग्लिश का कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं, मैथ में कोई फ़र्क नहीं होता। हाँ, आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में फ़र्क हो सकता है, तो आप ये माइंड मेकअप कर लीजिए कि मैथ्स को आपको ऐसे ही पढ़ना है। हाँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बोलते अपन हिंदी में ही हैं, कोई ऐसी समस्या है नहीं। अब बात करते हैं कंपोजिशन की। अब फॉग ऑफ एक्स की बात करें तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ जी एक्स देखो, f इनपुट में x तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब यहाँ जी एक्स पुट कर दो, अगर मान लो यहाँ बाई पुट करता तो बाई प्लस 1 अपॉन बाई माइनस 1 होता। अगर मैं मान लो यहाँ पे t पुट करता तो t प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 होता। अब मैंने जी एक्स पुट किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जी एक्स प्लस 1 अपॉन जी एक्स माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दें तो हमें पता चल जाएगा कि इन पॉइंट्स को छोड़कर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये बहुत क्लियरली बात है कि आपको डायरेक्ट अगर बताना है तो जी एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा व्हेन जी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब ये चीज़ 0 होगी तो उस पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बात समझने की है कि ये चीज़ क्या हो जाएगी, 0। तो 0 पर डिफाइन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा तो वहाँ क्या मिलेगा आपको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो जी एक्स माइनस 1 को क्या लगा दो, 0 के इक्वल लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर यहाँ पे वैल्यू लगा देते हैं, वैल्यू लगा देते हैं तो क्या मिलेगा, देखो जी एक्स की 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1, यहाँ लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2
तो ऊपर हो गया x -1, नीचे हो जाएगा 1 - x + 2, सो 3 - x। समझ लो इसको। तो यहाँ भी क्लियर क्या हो गया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या निकल के आई यहाँ पे, एट x = 3। यानी यहाँ पे ये एक्सप्रेशन किस पर कंटिन्यूस नहीं होगा, एट x = 3 पर। लेकिन हमें बात किसकी करनी है, हमें तो बात करनी है फॉग की, फॉग ऑफ x। ठीक है। अब ये चीज़ आप यहाँ से भी डायरेक्ट ले सकते थे। कैसे ले सकते थे, और करके देख लीजिए कि आप क्या करते, gx = 1 लिखते थे, gx - 1 = 0, सो gx = 1, gx = 1 लिखने से इसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आ जाएगा। अब gx क्या था आपका, 1/x - 2 = 1, सो x - 2 = 1, x = 3। जो चीज़ आपकी यहाँ निकल के आई वही चीज़ आपकी यहाँ मिल गई। तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इस एक्सप्रेशन का क्या आ गया, 3। अब आंसर क्या लिखोगे, आंसर इसका हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग ऑफ x आर, x = एक तो आपकी 3 पे निकली थी। अब इसमें किसकी डिसकंटिन्यूटी शामिल होगी, gx की, क्योंकि f के इनपुट में gx है। तो फॉग की डिसकंटिन्यूटी का जो एक्सप्रेशन आया था वो डिसकंटिन्यूअस था 3 पर, लेकिन इसकी डिसकंटिन्यूटी में इस gx की डिसकंटिन्यूटी और शामिल हो जाएगी। कौन सी gx की, ये वाली। तो आंसर में क्या लिखोगे, हैंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फॉग x आर x = 3 एंड x = 2। तो ये आपके आंसर हो जाते कि डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी किस पर है, 3 और 2 पर। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन फॉग ऑफ x जो कि कंपोजिशन है f का और g का, ये फंक्शन 2 और 3 को छोड़कर अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। ये कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे और 3 पर। बस इतनी सी बात है, यही डिस्कस करने को उसने कहा था। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से था, fx = e⁻ cos x, fx = e⁻ cos x। अब यहाँ क्या था कि यहाँ पर मैं इसका तो यहाँ ये समझना पड़ेगा, ये जो फंक्शन है ये कंपोजिशन है। अगर आपने संयोजन बहुत अच्छे से पढ़ा है, पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है संयुक्त फलन वाला, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन वाला, तो आपको ये जरूर समझ में आ जाएगा देखते ही कि ये फंक्शन दो फंक्शन का, यानी दो फलनों का संयोजन है, यानी दिस फंक्शन इज कंपोजिट फंक्शन। अब वो दो फंक्शन कौन से हैं ये आप बहुत बौछ करके समझ में आ जाएगा। कैसे, लेट हम ये समझ जाएंगे कि ये फंक्शन gx = अगर मैं ये लिख दूँ cos x एंड hx = e⁻x। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं h ऑफ g ऑफ x निकालूँ तो आप समझ जाना इसमें क्या आएगा, h ऑफ gx, h, अब hx क्या है, h के इनपुट में x है तो e की पावर में जा रहा है। अगर t होता तो e⁻t होता, अगर यहाँ p होता तो p चला जाता, अगर यहाँ मैंगो होता तो e की पावर मैंगो हो जाता, अगर h इनपुट में gx है तो e की पावर gx हो जाएगा। इसमें कहाँ प्रॉब्लम है, gx हो गया। अब e⁻gx की वैल्यू क्या है, cos x है, तो यही फंक्शन तो है। तो यहाँ से समझ में आ गया ये कि ये किन दो फंक्शन का कंपोजिशन है, इस gx का और hx का, यही तो कंपोजिशन बन गया। अब ये देखो, ये cos x है, तो मैंने उसमें नोट में लिखवाया है, जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाए हैं उसमें मैंने आपको बताया है, मैंने ये कहा है कि एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस
इज कंटिन्यूस। लेकिन इसमें मैंने जो नोट कराया वो ऐसे साइन एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, कॉस एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, टेन एक्स इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। ऐसे ही कॉट एक्स का लिखवाया, ऐसे ही सेक एक्स का, ऐसे ही कोसेक एक्स का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो कॉस एक्स का डोमेन क्या होता है, यानी जो इनपुट होता है यही डोमेन होता है। डोमेन यहाँ पे एक्स है। अब कॉस किसके लिए डिफाइन होता है, कंप्लीट रियल नंबर के लिए, यानी माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के लिए। तो सीधा सा आप लिख सकते हो कि कॉस एक्स इज कंटिन्यूस, यानी सतत, हिंदी में इसको कहोगे सतत, कंटिन्यूस एवरीवेयर। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे वैसे लिखना चाहें तो, कॉस एक्स प्रत्येक जगह सतत होता है। इसका प्रत्येक जगह का मतलब माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, यानी कॉस एक्स माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में सतत होता है। यही चीज़ यहाँ पर है, e टू द पावर x इज कॉन्टीन्यूस एवरीवेयर। इसका भी मतलब यही है कि माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में e टू द पावर x सतत होता है। इसके ग्राफ भी आपने 11th में सीखे थे, तो ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा। e की पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो ये 0 और ये ग्राफ कैसे जाता है e की पावर x का, इस तरह से। तो ये ग्राफ क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट में कैसा है, कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं है इसमें। ऐसे ही कॉस एक्स का ग्राफ जब बनाओगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, 0 -1 +1 और π/2 पाई 3π/2। ध्यान करो इसका, 2π कैसे बनता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, π/2 की 0 होती है, इस तरह से पाई की वैल्यू -1 होती है, इस तरह से जाता है ये ग्राफ। ऐसे ही इधर -π/2 की तरफ आता है, इस तरह से ये cos x का ग्राफ बनता चला जाता है इस तरह से। तो ये भी क्या है, इसमें भी अपना माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट कहीं भी जाओ, इसमें कहीं पर भी कोई ब्रेक नहीं है, कहीं पर भी कोई जंप नहीं है, कहीं पर भी कहीं टूटा हुआ ये ग्राफ नहीं है। तो ये cos x क्या है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। ऐसे e टू द पावर x क्या है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। और इस थ्योरम, इससे पहले थ्योरम में हमने पढ़ लिया है कि दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होता है, यानी दो सतत फलनों का संयोजन भी सतत फलन होता है। मान लिख दोगे हिंदी मीडियम वाले, हम जानते हैं दो सतत फलनों का संयोजन भी एक सतत फलन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। सो नो प्रॉब्लम। अब आप क्या लिख दोगे यहाँ पे कि ये कंपोजिशन हो गया, वी नो दैट, यही जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अब इसने इसकी कंटिन्यूटी की बात की थी, तो ये क्या था, कंपोजिशन था, क्या था, e टू द पावर cos x, कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट 2-3 लाइन में इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपको ग्राफ ही बहुत अच्छे से आने चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये थी आपके पास, जो मैंने आपको प्रॉब्लम दे रखी थी, एक ये थी कि इफ़ y इज इक्वल टू 1/t² + t - 2, ये एक फंक्शन दे रखा था ft करके। अब y कहें या ft कहते हैं एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं है, हम इसको ऐसे कह देते हैं ft। और t इज इक्वल टू कह रखा था इन्होंने 1/x-1। अब इन्होंने कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ऑफ f, या यानी ये अब यहाँ दिख रहा है, देखो t इज इक्वल टू दिस है, ठीक है ना। जैसे देते हैं ना f(x) इज इक्वल टू f(x) दिया होता है और g(x) दिया होता है, तो क्या बना देते हैं, f(g(x), ऐसे ही तो करते हैं, फिर जो फंक्शन बनता है। तो g(x) इसके इनपुट में, अब यहाँ क्या है, t इसके इनपुट में है और t की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/x - 1।
तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये कंपोजिशन लिखा हुआ है, यानी संयोजन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपसे कहा कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जैसे करते आए हो, ये रेशनल फंक्शन के फॉर्म का दिख रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए जब मैं कहूँ कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि इस फंक्शन का कहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी वो पॉइंट कौन कौन से हैं, यानी डोमेन के कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर ग्राफ डिसकंटिन्यूस होगा। तो यहाँ क्लियरली इसका डिनोमिनेटर 0 जहाँ पर होगा वहाँ ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी मिलेगी। तो मैं क्या कहूँ यहाँ पे कि t² + t - 2 = 0। जहाँ पर ये 0 हो जाएगा वहाँ ये अनडिफाइन होगा, और अनडिफाइन होगा तो क्या मिलेगी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ फैक्टर कर लीजिए, क्या होंगे t + 2 × t - 1। 12th वालों को ये समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत डायरेक्टली आप कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर करके भेजे हैं होमवर्क में, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अगर होमवर्क करके चेक कराओगे तो मेरे समझ में आ जाएगा आपके क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ बार बार आप सभी होमवर्क चेक कराओ। आधे ही बच्चे चेक कराएंगे, आधे नहीं कराएंगे, तो आधों का तो पता ही नहीं चलेगा। बाकी बहुत अच्छा, दोनों मीडियम के स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगता है जब आप ये अच्छे कई स्टूडेंट्स का सही है ये क्वेश्चन, एक का नहीं कई एक का सही है। तो t + 2 × t - 1 = 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2 और 1, यानी ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर ये डिसकंटिन्यूस होगा, इनको छोड़कर कंटिन्यूस होगा। अब यहाँ पे देखें इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इस फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी देखें तो यहाँ होगा x - 1 = 0, यानी x = 1। ये डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पर। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1/x - 1, तो यहाँ लगा दीजिए 1/x - 1 = -2 एंड 1/x - 1 = 1, दोनों पॉइंट्स के लिए लिख दिया। तो x - 1 = -1/2, सो x = कितना आ गया, 1/2। यहाँ पर करोगे तो x - 1 = 1, x = 2 आ गया। यहाँ से पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 2 आए। अब अगर आप f की डिसकंटिन्यूटी की बात करते हो तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने पॉइंट शामिल होंगे, एक तो ये 1/2 हो गया, एक आपका 2 हो गया, एक ये वाला और इसमें इंक्लूड होगा। तो फाइनल आंसर आपका ये मिलेगा, x = 1/2, 2 and 1, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये बड़ी सावधानी से आपको करना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आपको ये समझना पड़ेगा। तो आपको ये आंसर निकालने के बाद आप यहाँ कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 1 2 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ऑप्शन में क्या दे दिया, नंबर ऑफ पॉइंट्स दे दिए, तो किसी में तो उस हिसाब से आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा। आप सॉल्व करने के बाद में फिर आप उसके नंबर्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता सकते हो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉब्लम को मैं पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली प्रॉब्लम्स में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, आपके सॉल्यूशन बता रहे हैं। जैसे मैं पहले ग्रेटेस्ट को समझा लेता हूँ, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये है। अगर इसका ग्राफ बना लेते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आप ये समझो कि ये x और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। यहाँ पे ये चीज़ और समझनी पड़ेगी कि लाइक दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है कि आप किसी भी रियल नंबर को इसमें पुट करो, ये ऐसा ऑपरेटर है कि आप किसी भी रियल नंबर को पुट करो तो आपको ये देख लो कि जो रियल नंबर आप पुट कर रहे हो वो किन दो इंटीजर के बीच की है। आपका एक इंटीजर ये, एक इंटीजर ये है, इनके बीच में कोई भी रियल नंबर है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऑपरेटर हमेशा नीचे वाले इंटीजर को पकड़ता है। जैसे 1.2, तो 1.2, अब 1.2 किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, तो ये क्या देगा, 1 देगा।
अगर मान लो आपका 3.78 तो ये क्या देगा, 3 देगा। अगर मान लो हमारे -4.85 तो ये किसके बीच में है, -5 और -4 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -5। यानी जो छोटा वाला इंटीजर है उसको पकड़ता है। जैसे आपने 0 और 1 इसके बीच में कुछ भी पुट किया, 0 और इंटीजर के लिए हमेशा, ये बात और ध्यान रखें, इंटीजर के लिए हमेशा ये इंटीजर ही देता है। कोई भी इंटीजर आप पुट करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के, तो के ही देगा अगर आपका के इंटीजर है तो। ठीक है, अब 0 पुट किया तो भी 0 आएगा, और 0 1 के बीच में कुछ पुट किया तो भी 0 ही आएगा। ऐसे ही 1 से लेकर के 2 के बीच में कुछ पुट किया तो 1 आएगा, 2 तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ समझ लेते हैं नेगेटिव में, -1 से लेकर के 0 तो कौन सा आएगा, छोटा, -1, -2 और -1 के बीच में तो क्या आएगा, -2। ऐसे ही आप समझ सकते हो। अब चलो ग्राफ बना लेते हैं इसका। ज़ीरो 1 2 3 4 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे ही -1 -2 -3, ऐसे समझ लीजिए। अब आप देखो 0 x की वैल्यू जो भी है वो x एक्सिस पे, और जो ये आ रहा है आउटपुट, ये यानी y की वैल्यू, fx की वैल्यू, ये आउटपुट है, ये हमेशा y एक्सिस के अलोंग चलता है। तो 0 से लेके 1 तक आप कुछ भी पुट करो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी इस ग्रेटेस्ट x की हाइट कितनी आएगी, आउटपुट है ये, और आउटपुट हमेशा ग्राफ की किसको शो करता है, हाइट को। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में x है तो इसकी हाइट क्या है, 0। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, 0 रखोगे तो 0 ही आएगा, डार्क कर दो इसको, और 1 2 3 तो 0 1 तक आप कुछ भी पुट करोगे ये क्या मिलेगा, 1 तक। अब 1 जैसे ही पुट किया, यानी यहाँ ब्लैंक कर दो, 1 जैसे ही पुट किया तो ये जंप लगाएगा, तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा 1 पे, 1 पे आ गया ये, यानी 1 के लिए 1 वैल्यू हो जाएगी इसकी। फिर 1 और 2 के बीच में कुछ भी पुट करो, ये 1 ही आता रहेगा। कितना आता रहेगा, देखो 1 ही आता रहेगा, 1 आएगा। अब जैसे ही आपने 2 पे ब्लैंक कर दिया, 2 पुट किया तो 2 पे जंप लगा देगा ये, 3, फिर 3 से पुट किया तो तुरंत ये जंप लगाएगा, ये 4 तक इस तरह से जाएगा। यानी ब्लैंक इसलिए लगा रहा हूँ कि 3 पे ये हाइट नहीं देगा, कहाँ चला जाएगा, तुरंत जंप लगा देगा। तो ये डार्क और ये ब्लैंक इस तरफ। इधर देखो -1 और 0 के बीच में ये हमेशा -1 देगा, यानी इसकी हाइट -1। और जैसे ही 0 पुट किया तो देख लो यहाँ पे -1 से ये -1 से 0 कुछ पुट किया तो इसकी हाइट कितनी आएगी, -1। देखो इसकी हाइट कहाँ जाएगी, -1 आता रहेगा। कब तक, जब तक 0 के लेफ्ट तक पुट करोगे। 0 पुट किया जैसे ही तुरंत 0 पे आ जाएगा, यहाँ ब्लैंक। -2 और -1 के बीच में तो ये कितना आएगा, -2 ही आएगा। और जैसे ही -1 पुट किया तुरंत यहाँ आ गया। ऐसे ही -3 और -2 तो ये कितनी आएगी इसकी हाइट, -3, यहाँ ब्लैंक और ये डार्क, ऐसे ही चलता रहेगा। ये ग्राफ किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। ये ग्राफ देखने में कैसा है, ला बताओ। ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है। किस पर है डिसकंटिन्यूअस, लगाओ अनुमान। 1 पर जंप लगा दिया, 2 पर जंप लगा दिया, 3 पे जंप लगा दिया, तो क्लियर कट बात क्या हो गई कि fx यानी ग्रेटेस्ट x इज डिसकंटिन्यूअस एट, सोच के बताओ क्या लिखूं मैं, किस पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी किस पर ब्रेक आ रहा है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूअस है, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। ब्रेक कहाँ मिला, जैसे ही इंटीजर पर पहुँचे 1 पर ये ब्रेक लग गया, यानी जंप लग गई इसमें। फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ जैसे ही यहाँ पहुँचा ये 2 पे तुरंत जंप लग गया। तो यहाँ से क्या निकला कंक्लूजन, ग्रेटेस्ट एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर पॉइंट्स। इंटीजर पॉइंट्स मतलब हिंदी में कहें तो पूर्णांक बिंदु, यानी पूर्णांकों पर। पूर्णांकों पर क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन असतत होता है। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो, ये जो बात मैंने कही है इसको।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस एट इंटीजर पॉइंट्स। बस इतनी सी बात है, ठीक है, ओके। अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। जैसे जो बात मैंने अभी कही, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं। ये जो मैंने कहा है इसको तो दिमाग में बिठा लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देता है, इंटीजर देता है। बिल्कुल करेक्ट बात। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो मैं कुछ ऐसे सोचता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो मैं fx इज इक्वल टू एक्स, यानी ये जो लिखा है अंदर, इसको एक अलग फंक्शन कह दिया gx इज इक्वल टू एक्स। तो पहले मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं gx इज इक्वल टू एक्स, यानी आइडेंटिटी फंक्शन का, यानी तत्समक फलन का। तत्समक फलन में क्या है, जो भी पुट करोगे वही मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो ग्राफ मिलता है इसका, वो बिल्कुल इस तरह से, एक ये लाइन इस तरह से मिलेगी और इधर ये नेगेटिव में इस तरह से मिलेगी। ये लाइन किसकी है, ये किसका ग्राफ है, fx इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है कि जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो यहाँ पर ये, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, जहाँ पर ये इस लाइन का कटान बिंदु है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ से इस तरह से परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है। तो जैसे ये जो भी इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से इस तरह से, तो ये ध्यान देना होता है इसमें। जैसे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो यहाँ से राइट की तरफ, यहाँ से राइट की तरफ इस तरह से, ये राइट की तरफ चले यहाँ तक, फिर ये राइट यहाँ से चले, शुरुआत करे डार्क, और इस लाइन तक, ये जो इसका लाइन है यहाँ तक। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। एक्चुअली इस तरह से भी समझा जा सकता है इसको। ये लाइन इसका इंटरसेक्ट पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि fx इज इक्वल टू एक्स का अगर ग्राफ ड्रॉ किया और इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले तो fx इज इक्वल टू एक्स का बना लिया जो इसके अंदर है उसका, फिर इस बाई एक्सिस पर इंटीजर पॉइंट कट किए, जैसे 0 1 2 3 ऐसे, फिर एक लाइन ड्रॉ की, हॉरिजॉन्टल लाइन, डॉटेड लाइन, वो जहाँ भी इस ग्राफ को कट करें वहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे इधर भी किया। फिर ये देखा जाता है कि जो ग्राफ है, ग्राफ से जो नियरेस्ट सबसे ये वाला जो लाइन है यहाँ तक, ये इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। फिर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ से इस लाइन तक, फिर यहाँ से इस लाइन तक, ठीक है। तो वही चीज़ है ये। इसके सहारे से क्या है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ ड्रॉ करना सीख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपने पहले बनाया है, वो चीज़ आपके दिमाग में रखो। और इसके अलावा हम दूसरे फंक्शन की बात करेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन दिया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इन्होंने कहा था x बिलोंग्स टू 1 2 3, ये दिया था। अब इन्होंने कहा है फाइंड आउट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर आपका ये डोमेन 1 से 3 तक हो तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। तो इससे पहले एक चीज़ मैं नोट और करा देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन करने से पहले इम्पोर्टेंट बात है, और इससे ग्रेटेस्ट के क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ये जो कुछ भी बता रहा हूँ ये सब थोड़ा जेई लेवल का है, इधर बोर्ड लेवल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो भी थोड़ा अच्छा सोचना चाहते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। पहले तो ये देखो कि ग्रेटेस्ट जिसका है उसके अंदर का ये फंक्शन अगर मोनोटोनिक है, कैसा फंक्शन है, मोनोटोनिक है। अब पिछले फंक्शन को ध्यान करो जो हमने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स किस पर डिसकंटिन्यू होता है, इंटीजर पॉइंट्स पर, यानी पूर्णांक बिंदुओं पर। ओके, ऐसे ही यहाँ पर कि जब इसके अंदर का फंक्शन मोनोटोनिक हो, मतलब मोनोटोनिक का मतलब है हिंदी में कहें तो एक दिष्ट,
या मैं थोड़ा ऐसे कह देता हूँ कि कोई भी फंक्शन वन हो एक एक ही, वन का मतलब एक एक ही, या मैं ऐसे कह दूँ कि कोई भी फंक्शन ऐसा है जो एक डिस्ट का मतलब बिल्कुल ऐसे जा रहा है या फिर बिल्कुल ऐसे आ रहा है, इसको बोलते हैं जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये मान लो ये है डिक्रीजिंग। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो, केवल इतना है तो भी एक डिस्ट है यानी एक दिशा में जा रहा है, तो एक डिस्ट फंक्शन को इंग्लिश में बोलते हैं मोनोटोनिक। तो कोई भी फंक्शन इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में, केवल इसमें, ऐसा हो ये नहीं हो कि दोनों, इसको भी शो कर रहा है इसको भी शो कर रहा है, तो नहीं, मैं कह रहा हूं केवल इंक्रीजिंग हो या केवल डिक्रीजिंग हो। तो ऐसे फंक्शंस का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो ऐसे फंक्शन जिन पे जो मोनोटोनिक हैं या तो इंक्रीजिंग है या फिर मैं और लगा देता हूं यहां, ऐसे फंक्शन जो ओनली इंक्रीजिंग है या ओनली डिक्रीजिंग है, ऐसे फंक्शन के ग्रेटेस्ट का इंटीजर का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमेशा इंटीजर पॉइंट्स पर होता है। किस पर होता है? इंटीजर पॉइंट्स पर। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हों जो मोनोटोनिक नहीं हो, जैसे साइन एक्स है। अब साइन एक्स का क्या है, ये ऊपर भी जाता है ऐसे भी चलता है, यानी इधर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। तो ऐसे फंक्शन का अगर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ निकालना है तो हमें क्या है, इसको ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। और ऐसे फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर की डिसकंटिन्यूटी अगर पता करनी है तो फिर हम उसको इंटीजर पॉइंट्स पर ही डिसकंटिन्यूट लेकर आप आंसर निकाल लोगे। तो इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो जो मैं ये कह रहा हूँ इस बात को, तो मैं इंग्लिश में बोले देता हूँ, आप उसको हिंदी में कर लेना, हिंदी भी बोल दूंगा साथ में, और इसको आप लिख लें। एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। अभी बात समझ में आई थी, ग्राफ से मैंने बताई थी, एट इंटीजर पॉइंट्स। इसको हिंदी में लिख लें, एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स पूर्णांक बिंदुओं पर अस्तित्व होता है। ठीक है, एट इंटीजर पॉइंट्स ये हो गया। अब इसके बाद में इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जी एक्स, यानी इसके अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो यहां भी वही बात है, इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, व्हेन जी एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी उन सभी पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पर ये वाला फंक्शन इंटीजर देगा यानी पूर्णांक देगा। ठीक है, तो इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी एक्स इज इंटीजर। ओके, अब इसके बाद में आप नोट कर लें, व्हेन जी एक्स इज इंटीजर लिख दो, बिलोंग्स की जगह एक ही बात है वैसे, इज इंटीजर। अब इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने की है वो ये कि जी एक्स इंटीजर हो, ठीक है, बट ये केस तभी सही है, बट जी एक्स शुड बी मोनोटोनिक। ये जो मैंने बात कही है वो क्या हो, ये इंटीजर पर ही डिसकंटिन्यूअस होगा। जी एक्स जब इंटीजर हो तो एफ एक्स क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए ये बात और ज़रूरी है, मोनोटोनिक को हिंदी में कहते हैं एक दिष्ट। एक दिष्ट का मतलब हिंदी में कहें तो एक दिशा। ठीक है, जिसको मैं लिख देता हूँ, इसको मोनोटोनिक को इंक्रीजिंग हो ग्राफ इसका या फिर डिक्रीजिंग हो, जो मैंने अभी समझाया था आपको, बट जी एक्स शुड बी मोनोटोनिक। ठीक है, इफ, यहाँ एक बात और जोड़ लो, इफ जी एक्स इज नॉट मोनोटोनिक
then to find out discontinuity of fx easily by graphical method. इसका मतलब यह है कि अगर ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, जैसे कि साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, तो ये अगर मोनोटोनिक नहीं है तो इनकी अगर डिसकंटिन्यूटी बतानी है तो आपको ग्राफिकल मेथड यूज करना चाहिए। आप डिसकंटिन्यूटी को ग्राफिकल मेथड से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने कहा है इसको क्वेश्चन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये देख लेते हैं एक बार। ये मैंने बताया इसलिए कि आगे की जो बात है, आगे के जो क्वेश्चंस मैं दूंगा उन क्वेश्चंस को आप इसकी हेल्प से बड़ी आसानी से समझ पाओगे। ये तो डायरेक्ट नहीं कर सकता था मैं। अब एफ एक्स इजिकल टू ये है, यहाँ एक्चुअल में जी एक्स की जगह क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यही तो है। तो क्या ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मोनोटोनिक है? ये मोनोटोनिक का मतलब है एक दिष्ट है। तो आपने फंक्शन चैप्टर पढ़ा है फर्स्ट, तो यहाँ एक कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज करो ये फंक्शन है एच एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या ये 1 1 है, एक ही है? ये बड़ी इजीली चेक कर सकते हो। कैसे? ग्राफ से भी कर सकते हो। मैंने तो आपको कई मेथड्स बताए थे, ग्राफिकल भी बताया था, कैलकुलस मेथड भी बताया था, एल्जेब्रिक मेथड भी बताया था। तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यूँ बनता है इस तरह से, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसी ग्राफ को उठा करके मैं कहाँ शिफ्ट करूंगा? ये 0 है, ये 1 है, इसी ग्राफ को ऐसे शिफ्ट कर दिया इस तरह से। तो ये ग्राफ किसका हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक ये ग्राफ कैसा आ रहा है? इस तरफ आ रहा है, यानी डिक्रीजिंग हो गया। और 0 से फिर प्लस इन्फाइनाइट की तरफ गया तो ये इंक्रीजिंग हो गया, ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो ये मोनोटोनिक नहीं है। लेकिन आपको समझना क्या है, क्या दे रखा है? 1 2 3, 1 से लेके 3, तो 0 के बाद 1 यहाँ आ गया, 3 मान लो ये है, तो 1 2 3। वो कह रहा है केवल मुझे इतना ग्राफ चाहिए, क्या इस ग्राफ की आपको बात ही नहीं करनी है इधर की। वो कह रहा है केवल मुझे इतना ग्राफ चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ये ग्राफ है। तो केवल वो कह रहा है इस ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं, इस ग्राफ में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। लेकिन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है, अगर वो कहता है इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ तो यहाँ से यहाँ तक कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किस में है? ग्रेटेस्ट इंटीजर में है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किसकी निकालनी है? इस फंक्शन की, एफ एक्स की, जो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा आपके तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलो देखते हैं। ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप देख लीजिए कि इसको क्या लिख सकते हो आप? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये लिखा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट के अंदर अगर आपका कोई इंटीजर है, ऐसे लिखते हैं ना, x प्लस आई इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई व्हेन आई क्या हो? इंटीजर हो, यानी पूर्णांक हो। इंटीजर क्या? पूर्णांक। तो इस पूर्णांक को क्या कर लेते हैं? अलग निकाल लेते हैं। यहाँ 1 है तो 1 को हमने अलग कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 से तो इसकी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी पर। फ़र्क किससे? इससे। तो यहाँ समझ लीजिए कि x कहाँ से कहाँ तक दिया है आपको? 1 से लेके 3 तक। तो इसको समझते हैं, एक्स स्क्वायर की स्थिति देखें तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 से 9 तक होगा। ओके, अब एक्स स्क्वायर 1 से 9 तक। अब यही बात आ गई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसमें ग्राफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मैं ग्राफ से भी बता दूंगा कि एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक आ गया? 1 से 9 तक। तो जो वैल्यू 1 से 9 तक है
उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ, समझना, तो कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ। तो एक्स स्क्वायर 1 से 9 तक। अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो इससे पहले जो मैंने नोट कराया था उस पर चले जाओ। मैंने कहा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ मिलेगी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 से लेके 9 तक है। अब इसमें इंटीजर पॉइंट कितने हैं, इंटीजर कितने हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, इंटीजर 2 होगा, 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1 से लेके 9 तक इतने इंटीजर तो हुए। ये बात समझ में आ रही है। इंटीजर पॉइंट्स, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर मैं लिखे देता हूँ यहाँ पे, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेंगे, इंटीजर वैल्यू पर, इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा था कि एक्स स्क्वायर का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो, एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो यही होगा ना, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का। ये डिफाइन कहाँ से है, 1 से 3। वो कह रहा है ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, ये 1 से 3। तो 1 से 3 तक ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग, यानी मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक है तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलेगी, जहाँ पर ये इंटीजर होगा। तो x 1 से 3 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से 9 तक। इसके बीच में कितने इंटीजर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इतने इंटीजर हैं। ठीक है, यहाँ पे मिलेगी डिसकंटिन्यूटी। लेकिन वैल्यू किसकी बतानी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्स की, कि एक्स की किन वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, तो 1, इसका अंडर रूट 2, 3 का करेंगे तो अंडर रूट 3, इसका 4 का करेंगे तो 2, 5 का करेंगे अंडर रूट 5, 6 अंडर रूट 7, इसका अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 ही लिखा रहने दो, 9 का 3। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 6 अंडर रूट 7 अंडर रूट 8 और 3। ये क्या हो गए, इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कितने पॉइंट्स हो गए 1 से लेके यहाँ तक, तो जाहिर सी बात है 9 हो गए। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर 9। तो 9 इसका आंसर हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स हैं तो फिर कितने हैं, ये जो मैंने लिख दिया आंसर में। इस तरह से आप इसको कर सकते थे। लेकिन बात करें अगर ग्राफ की, तो ग्राफ भी आप बना लीजिए इसका। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या निकल के आएगा ग्राफ हम इसका लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ देखो इस तरह से हमने लिया, सॉरी थोड़ा सा इसको ये 0, ये x, ये y, 0, ये 1। तो क्योंकि इसका एक्स स्क्वायर कितना शिफ्ट हो जाएगा 1 पे, जैसे एक्स स्क्वायर का मैंने बताया था प्लस 1 यहाँ। तो इस तरह से ये ग्राफ आपको, ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो ये 0, 1 हो गया। ठीक है, अब 1 और 3 लाइक दैट ये, और यहाँ पे जैसे लाइक मैंने ये कर दिया 1, 2, 3। तो 1, 2, अब 1 जब वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की,
ये वैल्यू जाएगी 2, कितनी जाएगी 2, और 3 पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 3 इसमें लगाओगे तो 10 हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में यहाँ जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 0,10 इतना। तो मैंने क्या कहा था कि इन सारे के सारे जो बाई एक्सिस है, जैसे ये ग्राफ बन गया आपका यहाँ से लेके और ये, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपको ये देखना है ये पॉइंट 2 है, ठीक है। अब इसके बाद में जितने भी इंटीजर पॉइंट्स हैं 10 तक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा सा छोटे ज़्यादा हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब आपको ग्रेटेस्ट का ग्राफ खींचना होता है तो बाई एक्सिस पे इसी तरीके से आप क्या करोगे, इंटीजर पॉइंट्स पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे इस तरह से, ठीक है भाई, इस तरह से डॉटेड लाइन। ठीक है। अब यहाँ से जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ग्राफ का, तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, इस तरह से। इस 3 को थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इस तरह से, ठीक है भाई। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, देखो कि इसमें अगर आप 0 1, ये 1 से 3, यहाँ देखो ये 1 है, 1 से 3 तक है, ये देख लो इसको। अब आपने इस यहाँ पे 1 रखा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 2, यहीं डार्क पॉइंट रख दो यहाँ पे। दूसरा ले लेता हूँ मैं पेन, यहाँ क्या लगा दोगे 2। अब देखो यहाँ 1 से लेकर के जैसे ही आगे बढ़े, अब ये 3 वैल्यू कब मिलेगी, आप लगाओ दिमाग, ये 3 वैल्यू x² + 1 3 कब मिलेगा, x² = 3 - 1 2, x = √2 पर। तो ये x की वैल्यू क्या होगी, √2, ये 1 होगा, ये √2, √2 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे ही 4 कब मिलेगा, यहाँ ये वैल्यू 4 कब होगी, x² + 1 4 कब होगा, जब x² = 3, x = क्या होगा, √3, तो ये √3 हो जाएगा। ऐसे ही ये √4 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ऐसे ये जो होगा वो √5 होगा, ऐसे ये जो होगा वो √6 होगा, ये होगा वो √7 होगा, ये होगा वो √8 होगा, इस तरह से। तो ये वो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पर देखो कि 1 से लेके √2 तक कुछ भी पुट करोगे, √2 की वैल्यू होती है 1.414, कितनी होती है, 1.414। तो 1 रखा तो 2 आ गया, और जैसे ही √2 तक कुछ भी रखोगे तो ये जो ग्राफ है वो सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ से आप चलोगे किधर, इस तरफ। √2 पुट करते ही यहाँ पे √2 पुट किया तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो √2 पुट करते ही कहाँ पहुँच गए, इस जगह पर, यहीं डार्क कर दो। √2 पुट नहीं करना, √2 से पहले तक ये एक लाइन मिलेगी इस तरह से, ठीक है। √2 पुट करते ही ये जंप लगाएगा, सीधा यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब यहाँ जाके जैसे √2 पुट किया, √2 से √3 के बीच में ये ग्राफ कैसे मिलेगा, बिल्कुल ऐसा। और जैसे ही √3 पुट किया ये तो 4 हो गया, यानी 2 होगी ये वैल्यू, 3 + 1 4 हो जाएगी। तो फिर ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरह का। फिर इस तरह से, इस तरह से, और यहाँ पे ये डार्क पॉइंट। अब आपको देखने से ही पता लग गया कि यहाँ पे कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ से शुरू किए, इधर लेफ्ट में कुछ मिलेगा नहीं LHL में, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से जंप लगा, यहाँ पहुँचे तो ये भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है। यहाँ से ये जंप लगा, फिर यहाँ से ये जंप लगा, फिर यहाँ से ये जंप, फिर ये कहने का मतलब यहाँ से लेकर ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है।
तो इस तरीके से पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं। तो कहने का मतलब ग्राफ का बहुत बड़ा रोल है। तो ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का ग्राफ ग्रेटेस्ट में डिनोट कराना है तो पहले तो ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। एक बात स्टेप 1 में तो क्या करोगे कि ग्रेटेस्ट के अंदर जो भी फंक्शन लिखा है उसका ग्राफ ड्रॉ करोगे। फिर बाई एक्सिस पर इंटीजर पॉइंट्स यानी पूर्णांक बिंदु को लेके कट लगाओगे, जैसे 0 1 2 3 4, 0 ओरिजिन हो गया, फिर उससे 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से, ठीक है। अब वहाँ से इंटीजर पॉइंट जैसे मैंने लगाए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक। अब इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। क्या करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसके अंदर, तो क्या करनी है? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहाँ भी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ, वहाँ से आप नीचे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जो एक्स एक्सिस पे कट करेंगी, ठीक है। फिर जब ये कर लोगे फिर आप क्या करोगे कि जो सबसे पहला पॉइंट है उसको पकड़ोगे और इसके बाद में जो ये वर्टिकल लाइन, फिर दूसरी वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसके बाद में ये, तो यहाँ से सीधी लाइन जहाँ पर ये वर्टिकल लाइन कट करेगी यहाँ लगा दोगे ब्लैंक सर्किल, तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर ये वाली ये पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से इस लाइन तक जाओगे और यहाँ ब्लैंक सर्किल लगा दोगे फिर यहाँ से चलोगे इस लाइन तक, तो यहाँ ब्लैंक सर्किल लगा दो, फिर यहाँ, तो कुल मिला के ये है। सभी में ऐसा करोगे तो ये ग्राफ मिला है एक्चुअल में किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। कहाँ से? 1 से लेकर 3 तक। ये वाला, ये जो मैंने ये किया है, ये वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ तो ऐसे ही मिलेगा ना, इस तरह से मिलता है। तो ये लेंथ सबसे बड़ी होगी और इधर ये सबसे छोटी होगी, यहाँ पे आके यहाँ पॉइंट हो जाएगा इस तरह से। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। इससे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू, चलो मैं साइन एक्स का ले लेता हूँ, एक साइन एक्स का, और यहाँ से मैंने ले लिया x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। क्या ले लिया? 0 से 2 पाई। तो अब ये फंक्शन क्या था आपका? मोनोटोनिक नहीं है, नॉट मोनोटोनिक, ठीक है। तो अब यहाँ ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि साइन एक्स की वैल्यू जहाँ भी इंटीजर होगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि सभी इंटीजर पॉइंट्स पर ये डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। जो फंक्शन डायरेक्ट मोनोटोनिक होते हैं तो आप बिना ग्राफ के भी डायरेक्ट, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में चूँकि वो 1 से 3 तक क्या था? मोनोटोनिक था, तो हमने बिना ग्राफ से भी पहले सॉल्व कर दिया था उसको। सारे इंटीजर पॉइंट्स ले लिए उसके, और सारे इंटीजर पॉइंट्स लेने के बाद में हमने ईजीली उसको बता दिया कि इतने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं और ये हैं। लेकिन ये फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है, तो इसमें चलो एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैं वही कंसेप्ट ले रहा हूँ यहाँ पे कि जहाँ पर ये इंटीजर होगा, ठीक है, साइन एक्स जहाँ पर इंटीजर होगा वहाँ पर क्या मिलेगी? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला हमने यही रूल लिखवाया था। तो 0 से 2 पाई तक कहाँ मिलेगा इसका? जैसे x इक्वल टू 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, इंटीजर मिल जाएगा। फिर π/2 पे इंटीजर मिलेगा, यानी π/2 पे 1 होता है। फिर पाई पे इंटीजर मिलेगा, 0 होता है। फिर 3π/2 पे -1 होता है, -1 पे भी इंटीजर हो गया। फिर इसके बाद में 2 पाई, यानी इतने पॉइंट्स हुए। अगर हम डायरेक्ट इसका आंसर पता करें तो 0 से लेकर 2 पाई तक इतने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए। 0 π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालें तो, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक्स जहाँ भी इंटीजर होगा वहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप लगाता है, वहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलता है। यानी एक्स एक्सिस का वो पॉइंट जहाँ पर ग्राफ जंप लगाता है, ब्रेक होता है जहाँ ग्राफ में, वहाँ
कंटिन्यूटी ख़त्म हो जाती है वो पॉइंट डिसकंटिन्यूटी देता है। तो ये इंटीजर पे ही तो डिसकंटिन्यूटी देता है, तो इसके अंदर साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन एक्स जहाँ जहाँ इंटीजर देगा वो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। तो इस हिसाब से क्या आया, इस चीज़ को आप रफली नोट कर लो कि इंटीजर जो पहले मैंने बताया है, जो मैंने पहले बताया है उसके हिसाब से ये डायरेक्ट आपको आंसर मिल गए। चलो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि अगर ये मोनोटोनिक नहीं है तो आप सही आंसर कैसे निकाल पाओगे? ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करो, इजीली आपके समझ में आ जाएगा कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, तो अब ग्राफ से देखते हैं। अभी तो हमने डायरेक्ट इसको निकाला तो ये इसके आंसर आए। अब इसके बाद में हम किस पे चल रहे हैं? ग्राफ पे। तो एक बार ग्राफ देख लेते हैं इसका। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये 0। अब 0 से 2 पाई में ये ग्राफ साइन एक्स का डिफाइन है, तो मैं 2 पाई तक ही लेता हूँ, यानी 2 पाई पाई और यहाँ ले लिया मैंने पाई बाई 2, इधर ये हो गया 3 पाई बाई 2। ये वैल्यू +1, थोड़ा सा और कम ले लें, +1, और ये हो गया आपका -1। तो 0 to पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे कैसा जाता है? इस तरह से ही जाता है। फिर पाई पे क्या हो जाता है ये, फिर 3 पाई बाई 2 पर -1 और 2 पाई पर फिर जाके 0। इतना ग्राफ है ये। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि 0 पे ये वैल्यू 0 देता है, फिर पाई बाई 2 पे क्या देता है? 1 देता है, फिर पाई पे क्या देता है? 0 देता है, 3 पाई बाई 2 पे क्या देता है? -1, और 2 पाई पे फिर भी 0। इसके बीच में कहीं इंटीजर नहीं आएगा, इसके बीच में कहीं इंटीजर नहीं आएगा, इसके बीच में नहीं, इसके बीच में नहीं, यही तो है। लेकिन ये तो ग्राफ है किसका? साइन एक्स का। gx = साइन एक्स। तो ये ग्राफ किसका है? साइन एक्स का। लेकिन हम ग्राफ किसका बनाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का। ध्यान देना, जितना ध्यान दे लोगे, जितना अच्छी तरीके से वॉच कर लोगे, उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ ये देखो, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे तो 1 हो गया। अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में कोई भी एंगल पुट करो, ठीक है, पाई बाई 2 पे तो होती है इसकी वैल्यू मैक्सिमम 1। अब 0 और पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी पुट करोगे, ये ग्राफ ये जा रहा है, यानी यहाँ कोई एंगल है, इसकी यहाँ एंगल पुट करोगे तो उसकी हाइट यही तो मिलेगी, यानी ग्राफ मिला ये, समझो इसको। तो इसकी हाइट कितनी होगी? ये एंगल लिया हमने तो इसकी हाइट है ये, तो ये वैल्यू मिली। पाई बाई 2 पुट करते ही या क्या कितनी वैल्यू हो गई इसकी? 1 हो गई। कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइट है वो 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, तो यहाँ जो भी वैल्यू है उसका ग्रेटेस्ट क्या देगा? यहीं आ जाएगा। इसका ग्रेटेस्ट कहाँ आएगा? ये। तो कुल मिला के ये है कि इसका ग्राफ जो बनेगा वो पाई बाई 2 से पहले तक यही लाइन बनेगी, ये वाली लाइन। लगाओ दिमाग, जैसे साइन 30 है यहाँ पे, 30 तो 1/2, 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर और आगे बढ़े, 60 रखा, 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, √3 की वैल्यू 1.732, 1.732/2, तो ये भी क्या हो गई आपकी? <1 हो गई। तो इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी ये कहाँ पहुँच गए आप? यही लाइन मिलेगी आपको। पाई बाई 2 पुट किया तो तुरंत एकदम जंप लगाया, कहाँ पहुँच गए? इस जगह पर। तो ये ग्राफ कैसा मिलेगा? ये लाइन मिलेगी सीधी। अब आ गए इधर, अब सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा? वैल्यू डिक्रीज होने लगी, 1 से डिक्रीज होने लगी और यहाँ 0 पहुँच गई। अब डिक्रीज होने वाली वैल्यू फिर 0 ही देगी, तो ये हाइट भी क्या होगी आपकी? यही बनेगी, यही लाइन बनेगी इस तरह की। ये ब्लैंक, उसके बाद डिक्रीज होने लगी तो ये क्या देगा? यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 0 देगी ग्रेटेस्ट में, ये भी 0 देगी, तो ये ग्रेटेस्ट हो गया। ठीक है, पाई पे 0 हो गया तो ये बन गया। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कि पाई से जैसे ही इधर बढ़े तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई। ध्यान देना, मान लो पाई से मैं 30 डिग्री आगे बढ़ गया और आगे बढ़ रही क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो गई साइन की वैल्यू। नेगेटिव बाई द वे मैंने पाई + पाई/6
यानी 7π/6 रखा, 210 साइन 210 की वैल्यू क्या होगी, माइनस की 1/2। अब माइनस के 1/2 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, लगाओ दिमाग, कितनी होगी, -1। तो तुरंत ये जैसे ही इधर जाएगा 3π/2 पे तो -1 है, जैसे ही इधर चलेगा तो ये वैल्यू ये -1 यहाँ से सीधी ये पाई पे तो यहाँ है, जैसे ही पाई से आगे बढ़े तुरंत ये -1 पे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, -1 पे। ओके, ये बात समझ पा रहे हो। फिर ऐसे ही 60 पे तो माइनस में आई तो फिर -1 वैल्यू हो जाएगी, लाइक दैट। जैसे ये वैल्यू है तो ये क्या देगा आपका, -1 ही तो देगा, तो फिर -1 आ जाएगी। अब चलो फोर्थ में साइन फिर नेगेटिव होता है 2π पे 0 होगा। तो यहाँ से जैसे ये एंगल है, कोई भी एंगल पकड़ लो, ये क्या देगा, -1। क्या देगा, -1, यानी इसकी जो डेप्थ है वो -1 रहेगी। इस तरह से जैसे ही 2π पुट किया ये तुरंत जंप लगाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा, 0 पे। तो देखो इसको समझ लो, इस ग्राफ को, ग्रेटेस्ट ऑफ साइन एक्स को, यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर ये ब्लैंक सर्किल क्योंकि यहाँ जंप लगा दिया इसने, फिर ये कंटिन्यूस है पाई पर डॉट, और पाई से जैसे ही आगे बढ़े तुरंत जंप लग गया यहाँ, फिर 3π/2, फिर 3π/2 से आगे, फिर 2π पे जंप लग गया। अब ग्राफ को देख करके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। अगर आपको ये क्लियर हुआ है ग्राफ, तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखो, जीरो के लेफ्ट में ग्राफ नहीं है तो 0 डिसकंटिन्यूटी में शामिल होगा, ठीक है। अब π/2 पे ग्राफ में जंप लग गया तो π/2 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसके बाद पाई पे जंप लगा तो पाई पे यहाँ जंप लगा तो पाई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी जहाँ ग्राफ टूट रहा है, ठीक है। अब पाई से आगे बढ़े कहाँ पे, 3π/2 पे। 3π/2 पे कितनी वैल्यू है, -1। 3π/2 का लेफ्ट देखोगे यहाँ तो ये -1 के नज़दीक है, 3π/2 से राइट देखो ये -1, समझो बिल्कुल चमत्कार हो गया। 3π/2 पे क्या हो रहा है, ये वैल्यू 3π/2 के लेफ्ट या राइट में कोई जंप नहीं लग रहा। 3π/2 के लेफ्ट में -1 के नज़दीक है, 3π/2 के राइट में भी -1 के नज़दीक है। यहाँ तो क्या था, जंप लग रहा था, और 2π पे पहुँचे फिर जंप लग गया। 3π/2 इस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में शामिल नहीं है, तो कितना, 3π/2 को छोड़ना पड़ेगा, 2π। तो कितने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुए, 0, π/2, पाई और 2π। पहले हमने क्या निकाला था, डायरेक्ट जो पता किया था उसमें क्या था कि 0, π/2, 3π/2 और पाई और ये 2π, इतने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे। लेकिन जब ग्राफ से समझा तो ये 3π/2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में शामिल नहीं है, क्योंकि 3π/2 पर क्या है, पॉइंट कंटिन्यूस है, यानी ग्राफ कंटिन्यूस है। तो इसलिए उस बात को कंक्लूड करते हैं कि जब फंक्शन मोनोटोनिक होता है तो आप डायरेक्ट इंटीजर पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी देख लीजिए, और अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है तो फिर आपको ग्राफ से ही इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें कई पॉइंट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्ट देखोगे तो डिसकंटिन्यूटी शो कर रहे होंगे, लेकिन ग्राफ से समझ में आएगा कि वहाँ पे कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। तो इसका जब नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार जो है आगे पीछे करके पॉज करके समझो और फिर आगे पीछे करके उसको देखो, ठीक है। मैं क्वेश्चन अब आपको देने की कोशिश करता हूँ, और क्योंकि ये थोड़ा सा अब इसी में जेई वगैरह में क्वेश्चन बना के दे देते हैं, तो है क्या कि अपन डायरेक्ट अगर ग्रेटेस्ट अच्छे से आता है तो इंटीजर पर निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे कई पॉइंट्स ऐसे बीच में मिल जाएंगे वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी। तो चलो होमवर्क में देता हूँ मैं क्वेश्चन, आप कोशिश करना, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल से ऊपर हो गया है, बोर्ड लेवल से। तो मैं 3-4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, आप उनको करने की कोशिश करना, ओके। जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे डिस्कस द कंटिन्यूटी, या मैं कह देता डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी, ये भी कोई कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, एक ही बात है, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हो इसका मतलब कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हो।
पॉइंट डिसकंटिन्यूटी बता रहे हो तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को छोड़कर कंटिन्यूटी है, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, इसका हिंदी में मतलब ये है कि जो फलन नीचे लिखे हैं उनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो या डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी। जैसे फर्स्ट, अब मैं इसमें ग्रेटेस्ट के ही क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, तो पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना, 11th की बुक उठाना, उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ना और कुछ अपने एग्जाम्पल ले लेके उस ग्रेटेस्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट के अंदर एक्स को छोड़ करके जैसे एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना, ठीक है। और भी बहुत सारे ले सकते हो, जैसे साइन एक्स का मैंने बना के दिखा दिया, 2 साइन एक्स का बनाना, 2 कॉस एक्स का बनाना, मैं कुछ क्वेश्चन इसमें डाल रहा हूँ। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई, ये दे लिया मैंने। तो लॉग एक्स का ग्राफ बनाना आपको आता है, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाना, ग्राफ बनाओगे और ये देखोगे इस ग्राफ में ये मोनोटोनिक है या नहीं है। सावधान रखें, अगर ये मोनोटोनिक है तो जहाँ जहाँ ये इंटीजर होगा वहाँ डिसकंटिन्यूटी मिलेगी, डेफिनेट बात है। तो इस तरह से आप पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता सकते हो, ठीक। और क्वेश्चन नंबर सेकंड आप ले लो, इसका एफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने इन्वर्स भी बताया आपको, तो एक साइन इन्वर्स एक्स का क्वेश्चन ले लीजिए। फिर मैंने आपको बताया है तो टेन इन्वर्स एक्स का और ले लीजिए। जब मैं लिख रहा हूँ तो साइन इन्वर्स एक्स को पहले समझना, सेकंड चैप्टर खोल लेना और साइन इन्वर्स एक्स के ग्राफ को देख लेना, टेन इन्वर्स एक्स का ग्राफ देखना, फिर समझने की कोशिश करना, ठीक है। जल्दबाजी मत करना कुछ भी। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का मैंने बता दिया, तो आप 2 साइन एक्स का देखना, और मैंने यहाँ पे x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई, ठीक है। एक 2 कॉस एक्स ले लेना, x यहीं ले लेने 0 से 2 पाई। इसके सभी के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताने हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका x ग्रेटर इक्वल टू 0। डोमेन दे दिए, इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, इसका क्लियर होता है, इसका भी क्लियर होता है। अच्छा, यहाँ मैंने दे ही दिया, यहाँ भी दे दिया। log x में x पता होता है किसके लिए डिफाइन होता है, तो यहाँ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करना ग्रेट टेस्ट के अंदर, और आई होप की बात आपके समझ में। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये जो सिंबल है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं GIF। तो GIF का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन। ओके, इसको आप करने की कोशिश करो, और प्रॉब्लम आएगी तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आप करो ज़रूर, दिमाग लगाओ। पहले जो फंक्शन है इनको एक बार देख लेना 11th की बुक उठा करके, और ये इन्वर्स वाले आप 12th में सेकंड चैप्टर का जो मैंने बताया उसके ग्राफ देख लेना, और फिर दिमाग लगा के करने की कोशिश करना, हो जाएंगे। ओके।